औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम CS 302 का लेक्चर नंबर 42 और 43 एक साथ देखने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एक ओवरव्यू दूंगी, बाकी की रीडिंग आप लोगों ने खुद करनी है। फ्लैश मेमोरी अरे। द फ्लैश मेमोरी अरे, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जहाँ पर भी अरे का वर्ड यूज़र है वहाँ पर कॉलम्स और रोज एट अ टाइम यूज़ होंगी। इज़ अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। द रो लाइन इज़ कनेक्टेड टू द कंट्रोल गेट ऑफ ईच MOS ट्रांजिस्टर। जो रो लाइन होगी वो कंट्रोल गेट के साथ जुड़ी हुई होगी, विच इम्प्लीमेंट्स अ सिंगल बिट स्टोरेज सेल, जो कि सिंगल बिट स्टोरेज सेल को इम्प्लीमेंट कर रही होगी। The number of such MOS transistor in row generally depends upon the size of the data value stored at each location. उसके साइज पर ये चीज़ें अमूमन डिपेंडेंट होती हैं। A byte value stored at a location requires 8 cell activated. Only a single row is selected at time to select the appropriate cell. यानी कि अगर हमने कोई appropriate cell को select करना है तो एक ही single row select की जाएगी। Generally, if the size of the data stored is a byte, the memory has 8 columns lines. अगर बाइट में डाटा सेव हुआ है तो 8 कॉलम लाइंस होंगी। कनेक्टेड द सोर्स ऑफ द corresponding ट्रांजिस्टर, जो के ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्टेड होंगी सेल्स इन ईच कॉलम्स टुगेदर। अगला टॉपिक है मेमोरी समरी। दी स्टैटिक रैम SRAM is non-volatile and is not higher density memory as a latch is required to store a single bit of information. जो स्टैटिक रैम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है और इसके पास क्या होता है, हायर डेंसिटी नहीं होती जैसा कि लैच को चाहिए होती है। आगे ये जो समरी ऑफ मेमोरी टाइप्स है इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना, ये आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरीज। मेमोरीज की स्पेशल टाइप्स कौन सी हैं? टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, नेमली द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO memory and the last in first out LIFO are implemented using shift register. ये क्विज के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग के लिहाज से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों चीज़ें यानी कि FIFO और LIFO किस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर। दीज मेमोरीज आर यूज्ड इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ये खास तरह की एप्लीकेशन में भी यूज होती हैं। तो जो सबसे पहले मेमोरी टाइप है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी। Digital system receives data or transfer data to devices that are operating at different data rates. जो भी डिवाइसेस होती हैं वो किसी ना किसी डाटा रेट पर काम कर रही होती हैं। अ कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर फॉर एग्जांपल रिसीव्स डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से डाटा लेता है एज द यूजर टाइप्स इन द इंफॉर्मेशन। अब आगे बता रहे हैं कीबोर्ड होता क्या है। द कीबोर्ड इज अ वेरी स्लो डिवाइस विच जनरेट्स डाटा एट द रेट ऑफ फ्यू बाइट्स पर सेकेंड। और आगे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ऑन द अदर हैंड इज वेरी फास्ट एंड कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन एट वेरी हाई डाटा रेट। जो कीबोर्ड होता है वो बिल्कुल स्लो होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड पे काम कर रहा होता है। आगे ये डायग्राम आपने देख लेनी है, डिवाइसेस A एंड B ऑपरेटिंग एट सेम डाटा रेट। अब ये डिवाइस A है और ये डिवाइस B है, यहाँ पे राइटिंग हो रही है, यहाँ पे रीड हो रही है। तो दरमियान में जो लाइन है वो है डाटा लाइन, जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। और ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, एक ही वक्त में राइटिंग भी कर रहे हैं और रीडिंग भी कर रहे हैं। द कीबोर्ड बफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ FIFO मेमोरी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी की एग्जाम्पल कौन सी है, कीबोर्ड बफर। आगे हमें डायग्राम दी गई है FIFO मेमोरी कनेक्टिंग टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। अब ये मेमोरी दरमियान में लगाई गई है डिवाइस A एंड डिवाइस B, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए FIFO मेमोरी को यूज़ किया गया है। पीछे जो हमने एक डायग्राम देखी थी उसी को आगे इन्होंने एडवांस करके बताया हुआ है। FIFO मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर को इस्तेमाल करेंगे तो FIFO मेमोरी इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी विद अ कंट्रोल सर्किटरी दैट अलाउ द डाटा एंटर्ड एट द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इनपुट टू बी स्टोर्ड एट द FIFO आउटपुट व्हेन द FIFO मेमोरी इज एम्प्टी। जब भी FIFO मेमोरी एम्प्टी होगी तो ये इस चीज़ को अलाउ करेगा कि ये इसके अंदर आकर उसके अंदर डाटा एंटर किया जाए। द FIFO मेमोरी इज शिफ्टेड फॉरवर्ड, आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है सो दैट द सेकंड डाटा टू बी इनपुट इनटू द FIFO मेमोरी इज प्लेस्ड एट द FIFO मेमोरी आउटपुट। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं राइटिंग एंड रीडिंग फ्रॉम FIFO बफर। अब ये देखें ये लोकेशन खाली है, अब ये नंबर सारे दिए गए हैं, बफर्स इन यहाँ से इनपुट हो रही है और यहाँ पर हमें रिजल्ट आउटपुट मिल रही है। और ये जो चीज़ है ये लोकेशन को शो कर रही है कि ये कौन सा बॉक्स है। रीडिंग डाटा 301 और राइटिंग डाटा 2165 301। अब ये दोनों अलग चीज़ें हैं, रीडिंग के लिए अलग बनेगा और राइटिंग के लिए अलग से बनेगा।
लेक्चर नंबर 43 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेमोरी, जो कि पिछले ही टॉपिक्स को आगे लेकर चल रहा है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी फाइंड्स एप्लीकेशन इन कंप्यूटर सिस्टम्स वेयर इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक। यानी कि लीफो जो मेमोरी होती है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है? इम्प्लीमेंट अ स्टैक। थर्ड प्लेट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड एंड सो ऑन। यानी कि एक प्लेट रखी, उसके ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, इसी तरह ये काम चलता रहता है। प्लेट्स आर रिमूव्ड वन एट अ टाइम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। अब ऊपर से, टॉप से जो प्लेट्स हैं वो बारी बारी रिमूव की जा सकती हैं। दस द लास्ट प्लेट placed on the stack top is the first to be removed, followed by the second plate and then the plate at the bottom which was placed first. Next topic है in a register based LIFO memory implementation, a set of parallel in parallel out register are connected together such that the pushed down and pushed up when data is stored or removed from the memory respectively। क्योंकि इस मेमोरी में जो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, लिहाजा अगर हमें एक प्लेट को रिमूव करना है तो उससे ऊपर वाली को पहले रिमूव करना होगा। इसके बाद पैरेलल इन और पैरेलल आउट वाला एक टॉपिक है, वो आपने पिछले लेक्चर से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है ताकि ये आपको समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं स्टैक टॉप एंड दैट इज डाउन। स्टैक कंट्रोल यहाँ पे लगा और सबके साथ कनेक्टेड है। और ये आप देख सकते हैं रजिस्टर 1 बोला गया है टॉप वाली को, जो लास्ट पे सबसे पहले रखी गई थी, यानी कि ये एग्जिस्ट लास्ट पे करती है लेकिन रखी सबसे पहले गई थी, तो ये होगी रजिस्टर 5 और इसका नाम होगा 5 बाइट लीफो मेमोरी। अगर यहाँ पर ये 4 तक होता तो ये 4 बाइट होता। आगे टॉपिक आता है मेमोरी एक्सपेंशन का, यानी कि मेमोरी को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। डिजिटल सिस्टम रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ रैम और रोम। यानी कि कोई भी डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर जो भी मेमोरी होगी या वो रैम होगी या फिर रोम होगी। मेमोरी डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। अ कंप्यूटर रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ रैम। इनके कोई भी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा रैम की ज़रूरत होती है टू स्टोर मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टोर करना है, या कोई डाटा है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिजिटल सिस्टम डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। यानी कि जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिजिटल सिस्टम होते हैं वो खास किस्म की एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं। डू नॉट हैव लार्ज मेमोरी रिक्वायरमेंट, जिनको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट द टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ सच माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम इज met by one board RAM and ROM having a total storage capacity of few hundred of kilobytes। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। वो वाला सिस्टम होगा जिसके अंदर ऐसी चीज़ें सेव की जाएंगी जिनकी मेमोरी कम होगी। कंप्यूटर एंड डिजिटल सिस्टम्स हैव द कैपेबिलिटी टू अलाउ रैम मेमोरी टू बी एक्सपेंडेड। कंप्यूटर जो कोई भी डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर ये खासियत होगी कि वो मेमोरी को एक्सपेंड कर सकता है एज द नीडेड arises by inserting extra memory in dedicated memory sockets on the computer motherboard। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है, अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी मेमोरी को बढ़ा दें तो उसके अंदर हम मुख्तलिफ तरह के मेमोरी सॉकेट्स लगा सकते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इज सपोर्टेड बाय एनी डिजिटल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एड्रेस बस। जितनी बड़ी एड्रेस बस होगी उतनी बड़ी मेमोरी सपोर्ट कर सकती है ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर और द माइक्रो कंट्रोलर। इसके बाद आपने एक फार्मूला याद रखना है जो कि है 2 की पावर n, यानी कि n यहाँ पे जो भी नंबर दिया जाएगा वो उसकी पावर हो जाएगी और आगे उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका एक क्विज बन सकता है। माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम हैव मेमोरी स्पेसेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 की पावर 32 एंड लार्जर। ये आपका क्विज बन सकता है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है मेमोरी मैप। मेमोरी मैप ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम स्पेसिफाइज दी टोटल मेमोरी स्पेस दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की मदद से जो भी टोटल मेमोरी स्पेस है हम उसको एक्सेस कर सकते हो तो हम उसे कहेंगे वो मेमोरी मैप है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल एड्रेसेबल स्पेसिस अमंगेस्ट रैम रोम स्टैक एंड बफर। पहली बात कि एक्सेस कर सकते हैं, दूसरी बात रैम रोम स्टैक और बफर के अंदर उस मेमोरी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस चीज़ को बोलेंगे मेमोरी मैप। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिंग डाटा यूनिट साइज। मेमोरीज आर इम्प्लीमेंटेड इन 1, 4 एंड 8 बिट डाटा यूनिट साइजेस। कोई भी मेमोरी है तो वो किस चीज़ में इम्प्लीमेंट होगी? 1, 4 या फिर 8 बिट के डाटा में। अ प्रोसेसर दैट एक्सेसिस 16 बिट ऑफ डाटा एट ईच एड्रेस इज लोकेशन। अब जो प्रोसेसर है वो 16 बिट का डाटा अगर प्रोसेस कर रहा है तो फिर क्या करेगा?
requires memory to be connected such that each address location allows access to 16 bit of the data. उसे ये चीज़ चाहिए होगी कि जो मेमोरी है वो किस चीज़ के साथ कनेक्टेड हो, लोकेशन के साथ, जो कि आसानी से 16 बिट के डाटा को एक्सेस कर सकती हो। आगे टॉपिक आता है एक्सपेंडिंग मेमोरी लोकेशन, यानी कि जो भी मेमोरी की लोकेशन है उसे एक्सपेंड कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए। The two 4K byte memory chips can be connected together to form an 8K byte memory, यानी कि अगर 4 की 2 जोड़ेंगे तो 8K byte बन जाएगी, thereby doubling the total number of the memory location. Addressing 8K byte of memory requires 13 address lines. ये आपका important quiz भी बन सकता है कि अगर हम 8K byte को एड्रेस करना चाहते हैं तो उसके अंदर एड्रेस लाइन्स कितनी होंगी, 13. The first 12 address lines A0 to A11. नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिंग डाटा यूनिट साइज एंड मेमोरी लोकेशन। जो डाटा का साइज है और उसकी लोकेशन है उन दोनों को एक साथ एक्सपेंड किया जाए। मेमोरी चिप्स कैन कनेक्टेड टुगेदर इन डिफरेंट मैनर्स। जो भी मेमोरी चिप्स होती हैं हम उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से आपस में जोड़ सकते हैं। किस काम के लिए? टू इंक्रीज दी टोटल साइज, लोकेशन और साइज ऑफ द डाटा यूनिट स्टोर्ड। अब इन मुख्तलिफ तरह की मेमोरी चिप को हम इन दो कामों के लिए आपस में जोड़ सकते हैं। 4K बाइट चिप्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू इम्प्लीमेंट एन 8K मल्टीप्लाई बाय वर्ड मेमोरी। अब ये आपका क्विज भी है और ये आप इसको जहन में भी रखें कि अगर 4K की बाइट हम इकट्ठी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8K मल्टीप्लाई बाय वर्ड मेमोरी। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एड्रेस डिकोडर। अब इस टॉपिक की रीडिंग आप लोगों ने खुद करनी है और इससे रिलेटेड जो डायग्राम्स या ट्रुथ टेबल बने हुए हैं वो भी आपने एक नज़र देख लेने हैं। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड ये डायग्राम लॉजिक गेट बेस्ड एड्रेस डिकोडर आपने एक दफ़ा देख लेनी है। और जो नेक्स्ट डायग्राम है 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 2 इनपुट दी और आगे 4 आउटपुट आ गई। इसका ये मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 इनपुट दी और आगे 8 आउटपुट आ गई। डिकोडर बेस्ड एड्रेस डिकोडर्स, इसको भी आपने एक दफ़ा देख लेना है। इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू FPGAs। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस आर बेस्ड ऑन दी प्रोग्रामेबल एंड और गेट अरे। ये आपने जहन में रखना है। जो PLD डिवाइसेस होती हैं वो एंड और गेट अरे पर कंसिस्ट होती हैं, which are programmed to implement any function in the sum of product form. The output of the AND OR gate, ये जो AND OR gate की कोई भी आउटपुट होगी, array can be directly used as the combinational circuit output. AND OR gate की जो भी आउटपुट होगी वो combinational circuit output के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। Provision is there to connect the output of AND OR gate array to the D flip flop. इस अरे के जो आउटपुट होगी वो आगे डी फ्लिप फ्लॉप के साथ जोड़ दी जाएगी फॉर सिक्वेंशियल सर्किट ऑपरेशन। आगे बता रहे हैं एन FPGA इज अ मोर फ्लेक्सिबल डिवाइस। ये एक डिवाइस है देन PLDs एज इंस्टेड ऑफ सिंगल एंड और गेट अरे, यानी कि एंड और गेट इस्तेमाल किए जाते हैं PLDs में। तो ये वाली जो FPGA डिवाइस है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इजीली यूज़ की जा सकती है। An FPGA device contains multiple logic blocks that can be individually programmed to perform different function. यानी कि जो मुख्तलिफ तरह के लॉजिक ब्लॉक्स होंगे ये अकेले ही काम करेंगे किस चीज़ के लिए, मुख्तलिफ तरह के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ईच लॉजिक ब्लॉक इज कनेक्टेड टू अदर ब्लॉक। एक लॉजिक ब्लॉक दूसरे वाले से जुड़ा होगा थ्रू रो एंड कॉलम्स। किस चीज़ के ज़रिए? रो या कॉलम के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ा होगा। टू आउटसाइड वर्ड थ्रू प्रोग्रामेबल IO ब्लॉक्स। अब आउटसाइड इनपुट ये आपने याद रखना है इनपुट और आउटपुट ब्लॉक्स के लिहाज से। लास्ट में आपने ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, ये आपका क्विज भी बन सकता है। तो आज का लेक्चर ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।